नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर अगर बात की जाए विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें, विश्व इतिहास के तहत अगर बात की जाए तो जो नेपोलियन तृतीय है, फ्रांस का जो सम्राट बनता है, उसकी विदेश नीति की चर्चा हम कर रहे हैं। तो पिछली क्लासों में हमने जाना किस तरीके से जो नेपोलियन तृतीय पहले जो लुई नेपोलियन के नाम से जाना जाता था और जब वह सम्राट बन जाता फ्रांस का तो नेपोलियन तृतीय के नाम से जाना जाता है। 1848 ईस्वी के जो अगर बात की जाए चुनावों में किस तरीके से उसके द्वारा सफलता हासिल की जाती है और फ्रांस का राष्ट्रपति बन जाता है। फ्रांस का राष्ट्रपति बनने के पश्चात हमने देखा किस तरीके से उसके द्वारा गणतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र की पुनः स्थापना कर दी जाती है और 1852 ईस्वी में वो फ्रांस का क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है। सम्राट बनने के पश्चात वह नेपोलियन तृतीय के नाम से जाना जाता है। अब उसके द्वारा जिन परिस्थितियों में बात की जाए, फ्रांस के सिंहासन पर बैठता है और वह अपने अनुसार हमने देखा कि वह संविधान का निर्माण भी करवाता है और सारी शक्तियों का केंद्रीयकरण और उसके द्वारा कर लिया जाता है। वह एक निरंकुश शासक बन जाता है। तो उसी दौरान जो उसके द्वारा जो सम्राट बनने के पश्चात अगर बात की जाए, शासक बनने के पश्चात किस तरीके से जो उसके द्वारा जो विदेश नीति का अनुसरण किया जाता है और विदेश नीति की पालना के लिए कौन कौन से सिद्धांतों को आधार उसके द्वारा बनाया जाता है, उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। और विदेश नीति के दौरान हम देखेंगे, अगर बात की जाए तो चाहे इटली का एकीकरण हो, जर्मनी का एकीकरण हो, उसके अलावा जो रूस के साथ संबंध, उन सभी बातों का हम क्या करेंगे, इसमें जिक्र करेंगे। तो उसके द्वारा उसकी विदेश नीति का कौन से सिद्धांतों के आधार पर अनुसरण किया जाता है, अगर बात की जाए, एक बारदो स्थान है वहाँ जो उसके द्वारा एक भाषण दिया जाता है, उसमें उसके द्वारा अपनी नीति पे ऊपर जो बात की जाए, जो अपनी नीति को स्पष्ट किया जाता है, उसके द्वारा कहा गया कि मैं किस तरीके से विदेश नीति का अनुसरण करूँगा, उस बारे में कहता है। इसने कहा सम्राट का अर्थ है शांति। सम्राट का अर्थ है शांति। यहाँ आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब सम्राट ये चाहता है कि संपूर्ण यूरोपीय क्षेत्र में क्या हो, शांति स्थापित हो और ये शांति का क्या है, समर्थक। ये इसने कहा अपने बारदो भाषण के दौरान, ये कहता है और ये यूरोपीय लोगों को आश्वस्त करना चाहता है, उनको तसल्ली दे रहा है कि मैं सम्राट बन गया हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं संपूर्ण यूरोप में जो पुनर्क्या करूँगा, शांति स्थापित करूँगा। ये बात इसके द्वारा कही जाती है, किसमें, बारदो भाषण के दौरान कही जाती है इस बात को। लेकिन ये बात इसको भी पता था कि मूलतः ये इसके द्वारा जो जिनके सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है, ये जिसके पद चिन्हों पे चल रहा था, वो कौन है, नेपोलियन प्रथम है। आपको याद होगा जो फ्रांस का सम्राट हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति के दौरान उसे, ठीक है। तो उसी के पद चिन्हों और उसी के आदर्शों पे ये चल रहा था। ये बात यहाँ मैच नहीं करती है। ये कहता है कि जो सम्राट का अर्थ है शांति, लेकिन वहाँ अगर बात की जाए नेपोलियन के जो नेपोलियन प्रथम बोनापार्ट है, उसके पद चिन्हों की बात की जाए तो वह एक युद्ध प्रिय शासक था, ठीक है। और उसी दौरान जो अगर जनता की बात की जाए, जनता की उसके प्रति बहुत ही श्रद्धा थी, आस्था थी और वो जनता उसे आदर्श स्वरूप मानती थी। और इसको भी विजय किसके नाम पे मिलती है, उसी के नाम पे। हमने देखा कि चुनावों के दौरान इसके द्वारा किस तरीके से उसके विचारों का प्रसार किया जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह में, राष्ट्रीय प्रतीकों में उसकी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसको मूलतः जनता का उसके प्रति काफ़ी जो रुझान है, झुकाव है नेपोलियन प्रथम के प्रति, और उसके काल को यानी उस समय के दौरान फ्रांस को काफ़ी प्रतिष्ठा हासिल हुई थी यूरोप महाद्वीप में अगर बात की जाए तो। अब ये पुण्य चाहते जनता उसके प्रति जो अपनी श्रद्धा प्रकट करती है, तो इसको ये पता था, ठीक है, कि अगर उसके पच्चीनों पे चलेगा ये नेपोलियन प्रथम के, तो उसे क्या है, युद्ध नीति अपनानी पड़ेगी और उसी के सिद्धांतों पे चलते हुए इसके द्वारा जनता को खुश करने के लिए और फ्रांस की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है और समृद्धि उसे पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध नीति का अनुसरण किया जाता है, जिसके तहत कई जो देशों के साथ इसके द्वारा युद्ध किए जाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन होता है 1815 ईस्वी में, तो किस तरीके से वियना सम्मेलन के दौरान
जो फ्रांस की सीमाएं निर्धारित कर दी जाती है। और उसके समय बात की जाए नेपोलियन बोनापार्ट के समय, तो उस समय फ्रांस की काफ़ी सीमाएं विस्तृत हो जाती है और कई भूभागों को फ्रांस का जो अंग बना लिया जाता है उसके द्वारा और फ्रांस के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। तो अब वही चीज़ इसमें देखने लगते हैं फ्रांस की जनता, और फ्रांस की जनता वही उम्मीद किससे करती है जो नेपोलियन तृतीय से करती है। तो उसी कारण इसको क्या अपनी विदेश नीति को थोड़ा आक्रामक और युद्ध विदेश नीति के तहत युद्धों को भी इसे शामिल करना पड़ता है। नेपोलियन तृतीय कहता है, ठीक है, जो एक ब्रिटिश का राजदूत है, ब्रिटेन राजदूत है, उसके सम्मुख ये बात करते हुए कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फ्रांस की आंतरिक प्रवृत्तियाँ सैनिक प्रिय है, कि फ्रांस के जो लोग हैं वाकई में जो क्या चाहते हैं, युद्ध के समर्थक है और वह सैनिक प्रवृत्तियों को समर्थन करते हैं और वह युद्ध प्रिय हैं। मैं ये बात जानता हूँ। ये कहता है नेपोलियन तृतीय किसको? ब्रिटिश राजदूत को ये बात उसके द्वारा कही जाती है अपनी विदेश नीति का वर्णन करते हुए। अब ये क्या कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो फ्रांस की आंतरिक प्रवृत्तियाँ हैं वो सैनिक प्रिय है, यानी कि वहाँ के लोग जनता है वो क्या युद्ध प्रिय है, सैनिक प्रिय है, और मैं इनको संतुष्ट करने का निश्चय कर चुका हूँ, यानी कि मैं जनता के अनुसार ही कार्य करूँगा जैसा जनता चाहेगी। जनता यही आक्रामक रुख और रवैया अपनाना चाहती थी, तो उसके द्वारा ये ब्रिटिश राजदूत को अपनी बात कहते हुए इसके द्वारा अपनी नीति के बारे में क्या किया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है। अब बिस्मार्क को आपको याद होगा, जर्मनी के एकीकरण के दौरान पढ़ा था ना हमने, जो प्रशा का क्या होता है, चांसलर होता है, जिसके द्वारा जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया जाता है। ये बिस्मार्क का भी मानना था कि उसे नहीं चाहते हुए भी जो क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, उसे युद्ध की आवश्यकता है, यानी कि अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ रखने के लिए, फ्रांस की जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए, और जो फ्रांस के कैथोलिक है, जो धर्मावलंबी है, उनका जो समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे युद्ध करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। यही बात बिस्मार्क के द्वारा कही जाती है। उसकी विदेश नीति के मूलतः 2 उद्देश्य माने जाते हैं, ठीक है, मूलतः उसने अपनी विदेश नीति के 2 उद्देश्य निर्धारित किए। ये 2 उद्देश्य कौन से थे कि एक तो उसे क्या करना है, फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि करनी है, ठीक है, फ्रांस को यूरोपीय क्षेत्र में अगर बात की जाए तो पुनः फ्रांस की प्रतिष्ठा को स्थापित करना है, यानी उसका जो गौरव पहले का था, गौरव बात की जाए जो नेपोलियन बोनापार्ट के समय जो फ्रांस की स्थिति, वो स्थिति को पुनर्निर्माण करना, ये उद्देश्य रहता है। उसके अलावा यूरोप की राजनीति में, भाई यूरोपीय महाद्वीप, यूरोप में जितने देश हैं उनकी राजनीति में फ्रांस की प्रतिष्ठा दिलाना, फ्रांस को उनमें सर्वश्रेष्ठ साबित करना, सर्वश्रेष्ठ घोषित करना, इसी आधार पर उसके द्वारा क्या की जाती है, विदेश नीति अपनाई जाती है। एक फ्रांस की प्राकृतिक सीमाओं को पुनः प्राप्त करना चाहता था। प्राकृतिक सीमा जो नेपोलियन प्रथम के समय, नेपोलियन बोनापार्ट के समय, उसके द्वारा जो कई क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए फ्रांस के जो साम्राज्य को विस्तृत कर दिया जाता है, पुनः फ्रांस की जनता को, फ्रांस की जनता भी अगर बात की जाए तो इस बात का समर्थन करते कि उस क्षेत्रों में किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है, तो उन क्षेत्रों पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा फ्रांस के लिए जो अतिरिक्त भूभाग प्राप्त करना भी चाहता था, अरे फ्रांस के लिए जो दूसरे क्षेत्र है जो और प्राप्त करके इसके फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये इसके द्वारा जो नीति अपनाई जाती है, ठीक है। और ये नेपोलियन तृतीय जो राष्ट्रीयता का भी समर्थक था, राष्ट्रीयता की नीति अपनाई जाती है। राष्ट्रीयता अगर बात की जाए, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना, ठीक है, राष्ट्रीयता का समर्थक था। और यूरोप के अन्य राज्य और यूरोप के अन्य देश भी जो इस बात की उम्मीद इससे करते थे, किससे, नेपोलियन तृतीय से अगर बात की जाए तो उनका मानना था कि विभिन्न राज्यों के देशभक्त इससे सहायता की उम्मीद करते थे। तो ये जो इसके द्वारा जो राष्ट्रीयता की नीति भी अपनाई जाती है, ठीक है। और इन सभी चीज़ों के लिए इसके द्वारा अगर बात की जाए, फ्रांस के लिए अतिरिक्त भूभाग प्राप्त करना है, फ्रांस की जो पहले सीमाएं थी उन सीमाओं तक पहुंचना है, इसके लिए इसके द्वारा जो आक्रामक विदेश नीति का पालन किया जाता है, आक्रामक यानी जो आक्रामक जो रवैया इसके द्वारा अपनाया जाता है। और उसी दौरान इसकी विदेश नीति को अगर बात की जाए 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। प्रथम चरण में किस तरीके की जो विदेश नीति अपनाई जाती है, और उसके अलावा द्वितीय चरण में इसकी जो विदेश नीति को 2 चरणों में विभाजित किया जाता है, जिसके तहत 1852 से 60 हमने देखा। शासन विधान को भी 2 भागों में, इसमें तो ये निरंकुश रहता है और उसमें जो क्या उदार बन जाता है। अब इसमें जो विदेश नीति अपनाई जाती है वो इसकी पूर्णतः क्या रहती है, सफल रहती है, ठीक है।
और इस अवधि के दौरान जो विदेश नीति अपनाई जाती है वो पूर्णतः क्या हो जाती है, असफल। और नेपोलियन तृतीय के जो पतन का मूल कारण है, जो मैंने बताया था, हमने पढ़ा था, इसकी विदेश नीति की असफलता ही होती है। ये विदेश नीति जो असफल होती है इसी के कारण इसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके की विदेश नीति अपनाई जाती है। और प्रथम चरण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, द्वितीय चरण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, उनका जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में। और मूलतः जो इसका सिद्धांत रहता है विदेश नीति के तहत, तो ये ब्रिटेन से हमेशा जो मित्रता रखने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है, ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है। इसके अलावा जो जार निकोलस है, जार निकोलस कौन है, जार निकोलस, ये जो रूस का अगर बात की जाए शासक है, सम्राट है, और ये हमेशा से इसका विरोधी रहता है, किसका, नेपोलियन तृतीय का। और जब ये सिंहासन पर बैठता है उसको लेकर भी इसके द्वारा जो बात की जाए उसका विरोध किया जाता है, तो इसके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहते। ठीक है, अब इन दोनों चरणों में हम देखेंगे मुख्यतः कौन कौन से कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति का उल्लेख किया, जिसके आधार पे कि किन किन सिद्धांतों को आधार मानते हुए और किस तरीके से उसके द्वारा नेपोलियन प्रथम है जो बोनापार्ट है, उसके आदर्शों और पदचिन्हों पे चलते हुए उसके द्वारा विदेश नीति का अनुसरण किया जाता है, जिसके तहत उसकी विदेश नीति को जो मुख्यतः उसके दो उद्देश्य रहते हैं। एक तो फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव को स्थापित करना और यूरोपीय क्षेत्र में फ्रांस की जो धाक है, प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना, उनको ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा विदेश नीति का अनुसरण किया जाता है, जिसके तहत दो चरणों में उसकी विदेश नीति को विभाजित किया जा सकता है। एक तो 1855 से लेकर जो बात की जाए 60 ईस्वी तक, ये प्रथम चरण रहेगा। ठीक है, प्रथम चरण में इसकी विदेश नीति रहती है जो पूर्णतः सफल रहती है, सक्सेस रहती है। और द्वितीय चरण की बात की जाए जो 1860 से 1870 ईस्वी तक होता है, उसमें इसकी विदेश नीति पूर्णतः असफल होती है। और इन चरणों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है उनका जिक्र करेंगे अगली क्लास में अगर बात की जाए तो। और आज के लिए बस इतना ही। तो सभी विद्यार्थियों से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वह भी आपकी आमंत्रित है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।